Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. देखिए आप लोग के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको पता है जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप हमें कॉन्ट्रैक्ट पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट आई हैव प्रिपेयर्ड माय दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें आपका जो है बेलमेंट भी आता है, प्लेस भी आता है, गारंटी भी आ रहा है आपको, इसमें इंडैमनिटी भी आएगा और आपका एजेंसी भी आता है, इसमें पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एक्ट भी है आपका पूरा और सेल ऑफ गुड एक्ट भी है। तो 7 चैप्टर इसमें जो है कवर्ड हैं और सारे ही चैप्टर आपस में बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिलेबस जरूर वास्ट है, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे अपने एकेडमिक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग लगता था। मेरे हमेशा जो थे हमेशा हाईएस्ट मार्क्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में ही आते थे। तो आपके लिए भी ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट दिया है वो बेलमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपको बताना है कि बेलमेंट का मीनिंग क्या है, एसेंशियल क्या है, और आपसे पूछा गया है कि वेरियस काइंड ऑफ बेलमेंट भी आपको बताने हैं। तो आप सबसे पहले इसमें बेलमेंट का मीनिंग बताएंगे। जब भी बेलमेंट का आप मीनिंग बताएंगे तो उसके साथ 2 एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि बेलमेंट क्या होता है, जब किसी पर्पस से आप अपनी कोई चीज़ दूसरे को देते हैं और पर्पस पूरा होने के बाद जब दूसरा व्यक्ति वो आपको लौटा देता है तो इसी को हम बेलमेंट कहते हैं। जो व्यक्ति देता है उसे आप बेलर बोलते हो और जो आपकी ऑब्जेक्ट या किसी थिंग को लेता है उसे जो है बेली बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बेलमेंट बताएंगे। इसके हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको 1000 नहीं लिखने, सिर्फ आपको इसके मीनिंग में 2 एग्जाम्पल बताने हैं। फिर आपको बेलमेंट के जो है वेरियस काइंड बताने हैं। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और लिख लीजिए कि आपको ये भी करना है कि बेलमेंट का एंड कैसे होता है। इट मीन्स बेलमेंट का टर्मिनेशन कैसे होता है, एंड राइट ऑफ बेलर क्या है और राइट ऑफ बेली क्या है। ये जरूर कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन में कि राइट ऑफ बेलर और राइट ऑफ बेली। देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा, जो बेलर के राइट होते हैं वो बेली की ड्यूटीज होती हैं और जो बेली के राइट हैं वो बेलर के ड्यूटी हो जाते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो बेलर के राइट क्या है, बेलर की ड्यूटीज क्या है, 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर बनता है बेली की ड्यूटीज क्या है और बेली के राइट क्या है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन ना करके आपको सिर्फ 2 करने हैं, बेली के राइट और बेलर के राइट। तो ड्यूटी तो अपोजिट हो जाती है, तो आपने राइट किया, उन्हीं की लैंग्वेज चेंज करके आप उसे ड्यूटी में आराम से लिख सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन की बजाय आपको सिर्फ 2 ही करने पड़ते हैं। बेलमेंट पे मैंने आपको पूरी अपनी वीडियो दे रखी है, आप उस वीडियो को 1-2 बार चलाकर देखिए तो आपको बहुत अच्छे ढंग से जो है बेलमेंट लर्न हो जाएगा। जब आप बुक से करेंगे तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप मेरी वीडियो से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, अब तो मैं किसी को भी ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बेलमेंट का फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट है, ये एजेंसी में से पूछा गया है क्वेश्चन कि डिफाइन एजेंसी, प्रिंसिपल एंड एजेंट और गिव द एसेंशियल ऑफ एजेंसी, हाउ इज एजेंसी क्रिएटेड एंड डिटरमाइंड। देखिए इसमें आपको पहले बताना है एजेंसी क्या है, फिर आपको बताना है प्रिंसिपल क्या है, फिर आपको बताना है एजेंट क्या है। और जब आप प्रिंसिपल और एजेंट को बताएंगे तो उसके 2-2 आप एग्जाम्पल भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एजेंट का आपको दे देती हूँ। जैसे मिस्टर ए है, उसने अपने मकान को बिकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बी को दी, तो बी क्या हुआ, एजेंट हुआ, और मिस्टर ए क्या हुए, वो प्रिंसिपल हुए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देने। फिर आप एसेंशियल बताएंगे एजेंसी के, और फिर एजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है आप ये बताएंगे।
इसमें आपको एक क्वेश्चन और करना है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये भी कर लीजिए, ये इस पे मेंशन नहीं है कि एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है। दूसरा, एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज और राइट है, ये जरूर कर लीजिएगा, एजेंट की ड्यूटीज और राइट क्या क्या है, और रेटिफिकेशन एजेंसी में किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो और करने, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, और रेटिफिकेशन एजेंसी में कैसे किया जाता है, या उसके मेन जो लीगल पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो ये आप जो है कर लेंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें एक और पूछ ले आ जाता है कि व्हाट इज इररिवोकेबल एजेंसी, कि इररिवोकेबल एजेंसी क्या होती है। इररिवोकेबल का मतलब होता है कि जिस एजेंसी को आप जो है रिवोक नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी कंडीशन में आप रिवोक नहीं कर सकते, तो ये आपको बताना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो एजेंसी में आपको ये जो मैंने अलग से 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। फिर आपका आता है द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। Explain this statement and also explain the liability of the surety when contract is void or voidable। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले श्योरिटी की जो है लाइबिलिटीज बतानी है, और फिर आपको दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करना है कि श्योरिटी की आपको लाइबिलिटी कब बतानी है, जब कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड होता है या फिर वॉइडेबल होता है। नेक्स्ट है डिफाइन कंटिन्यूइंग गारंटी। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी गारंटी, हाउ कैन अ कंटिन्यूइंग गारंटी बी टर्मिनेटेड एंड विद व्हाट कॉन्सिक्वेंस। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको गारंटी बतानी है। कंटिन्यूइंग गारंटी से शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको गारंटी बतानी है, फिर उसके काइंड बतानी है, क्योंकि कंटिन्यूइंग गारंटी का एक काइंड है। उसमें सिर्फ पॉइंट लिखने हैं आपको कि गारंटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर आपको कंटिन्यूइंग गारंटी मीनिंग बताना है, इसमें भी आपको एग्जाम्पल लिखना है। फिर आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। इसके बाद आपको गारंटी, जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो कैसे टर्मिनेट हो सकती है, ये चीज बतानी है। और जब गारंटी आपकी टर्मिनेट हो जाती है तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होना है, ये आपको बताना है। इसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, आपको पढ़ते ही बिल्कुल समझ आ जाएगी, आपको कोई भी चीज रेफर करने की इसमें जरूरत नहीं है। माई वीडियोज आर सो इफेक्टिव। नेक्स्ट है आपका ये प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस। इसमें बेलमेंट ऑफ नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस, व्हाट आर इट्स एसेंशियल, ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट ऑफ पॉनी, डिस्टिंग्विश प्लेस फ्रॉम लीन, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन। देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो है प्लेस का मीनिंग बताना है, उसके फिर 2 एग्जाम्पल देने हैं, फिर आपको जो है एसेंशियल बतानी है। पहले आप एक चार्ट बनाएंगे कि एसेंशियल की कौन कौन से एसेंशियल होते हैं, फिर एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देता है कि आपने चार्ट बनाया, फिर चार्ट में सिंपल फ्लो चार्ट ही बताना है कि आपने एसेंशियल और प्लेस लिखी, फिर जैसे इसके 5 एसेंशियल है तो आपने 5 सब क्लासिफिकेशन कर दिए, फिर आपको एक एक पॉइंट को बताना है। उसके बाद आपको राइट ऑफ पॉनी बताने हैं। देखिए इसमें भी 2 चीजें आती हैं, जैसे बेलमेंट में देते एक तो बेलर था और एक बेली थी, ऐसे ही प्लेस में 2 पार्टीज होती है, एक पॉनर होता है एक पॉनी होता है। जो चीजों को गिरवी रखता है उसे जो है हम पॉनर बोलते हैं, और जिसके पास चीज गिरवी रखी जाती है उसे हम पॉनी बोलते हैं। तो अगर आपको पॉनी के राइट पता है, तो अगर आपसे पॉनर के जो है ड्यूटीज पूछ लेते हैं, तो जो पॉनी की राइट है वही पॉनर के ड्यूटीज हो जाती हैं। तो इसमें आप पॉनर के राइट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पॉनी की ड्यूटी पूछ ली तो पॉनर के राइट अगर आपको पता है तो आप पॉनी की ड्यूटी भी बता सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन में पॉनी के राइट किए हैं, लेकिन आप पॉनर के भी राइट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना है डिस्टिंग्विश प्लेस फ्रॉम लीन, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन।
आपको प्लेस तो पता ही है, जैसे आप कोई भी चीज़ हिंदी में आप बोलते हैं गिरवी रख दिया। तो जब आप अपनी कोई मूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जब आप किसी से लोन रख लेते हो तो एज ए सिक्योरिटी जब देते हो तो उसको आप प्लेस बोलते हो। अब इनका डिफरेंस क्या होता है लीन, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन से? तो मैं मॉर्गेज बता देती हूँ। मॉर्गेज में आप मूवेबल प्रॉपर्टी ना रख के इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हो। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हो तो अब मॉर्गेज कहलाता है, जब मूवेबल प्रॉपर्टी रखते हो तो वो आपका प्लेस कहलाता है। अब हाइपोथिकेशन क्या हुआ? हाइपोथिकेशन नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस है, उनका जो स्टॉक रख होता है, उस स्टॉक पे जब आप लोन लेते हो बैंक से तो उसे हाइपोथिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक का आपके स्टॉक के ऊपर एक तरीके से सिक्योरिटी हो गई, लेकिन जो कंपनी होती है वो अपने स्टॉक में डील भी कर रही होती है कि वो नया स्टॉक भी आ रहा है और वो अपनी स्टॉक को जो है आगे सेल भी कर रही है। मतलब परचेस और सेल की वजह से स्टॉक में इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, लेकिन बैंक की उस पर पूरा का पूरी उसकी सिक्योरिटी होती है। तो ये कहलाती है आपकी हाइपोथिकेशन। और लीन क्या होती है कि जैसे आपने किसी को, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपने टेलर को अपना सूट सिलने के लिए दिया, ठीक है। अब टेलर ने आपका सूट सिल दिया, अब आपने टेलर ने आपसे जो है सिलाई के चार्जेस मांगे। तो जब तक आप चार्जेस नहीं देंगे तो टेलर को ये राइट है कि वो स्पेसिफिक गुड जिसमें उसने वर्क किया है और जिससे रिलेटेड वो आपसे पेमेंट मांग रहा है, उस चीज को वो अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक कि आप उसको पेमेंट ना कर दें। तो ये कहलाता है लीन। तो लीन भी दो तरह का हो जाता है, जनरल लीन और स्पेसिफिक लीन। नॉर्मल केस में हमारे पास स्पेसिफिक लीन ही होता है। जनरल लीन जो है कुछ ही कैटेगरी को, जैसे बैंक का, वाफर, इनको जो है दिया जाता है। तो ये आपका पूरा प्लेस का क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये सेल ऑफ गुड एक्ट से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ कैविट एम्प्टर। तो इसमें आपको जो है कैविट एम्प्टर का मीनिंग बताना है, ठीक है। फिर आपको एक्सेप्शन बताने हैं कि कब कब कैविट एम्प्टर का रूल जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है अनपेड सेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली हमेशा ही रिपीट हो जाता है। फिर आपको इसके राइट्स बताने हैं। इसके बहुत सारे राइट होते हैं, इसमें से कोई एक राइट को लेके वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नो वन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। इट मीन्स जो ओनर होता है वो ही बेस्ट टाइटल आपको ट्रांसफर कर सकता है। ये सेल ऑफ गुड एक्ट का ही है। इसमें मतलब जो आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रिलेटेड रूल है वो सारे आपको इसमें बताने हैं। अब आपका आता है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, डिफरेंट मोड्स क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, और कोर्ट क्या पार्टनरशिप को पार्टनर के कहने पे डिसॉल्व कर सकता है, अगर कर सकता है तो वो कौन कौन से ग्राउंड है जबकि पार्टनरशिप को जो है हम डिसॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है आप एक और क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं फर्म से रिलेटेड कि फर्म किसे कहते हैं, पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स के राइट क्या है और फर्म हम किसको बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन आप और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन डिलीवरी एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस मोड्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट लीगल रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी। ये भी आपका जो है सेल ऑफ गुड से रिलेट करता है। तो जो सेल ऑफ गुड है इसमें दो चीज़ों की वो होती है, एक तो डिलीवरी और दूसरा होता है प्रॉपर्टी की डिलीवरी। तो डिलीवरी का यहाँ पे मतलब होता है पोजीशन ट्रांसफर करना, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब होता है टाइटल या ओनरशिप को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी बताना है, उसके डिफरेंट मोड्स बताने हैं और लीगल रूल्स बताने हैं डिलीवरी से रिलेटेड। तो मैंने इसमें आपके जितने भी चैप्टर आ रहे थे सारे कवर कर दिए हैं। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको जितने एग्जाम्पल हैं उतने एग्जाम्पल आप लिखिए। मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोस डाली हुई हैं, उन वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने हर चीज़ में आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो एक बार आपको मेरे एग्जाम्पल से जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको उन एग्जाम्पल को भी लर्न या रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी एग्जाम्पल फ्रेम करके बना सकते हो क्योंकि आपका भी दिमाग चलना लगेगा।
तो आप इसके लिए मेरी सारी वीडियोस देखिए, तो आप देखेंगे 2 दिन में ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में। आपको लगेगा ही नहीं ये कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। तो आप ये इम्पॉर्टेंट कर लीजिए और मेरे वीडियोस देख लीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पता नहीं है लिंक, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक भी दे दिया है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी चीज़ें जो हैं मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।